Okay, be back all of you. Good evening to all of you. Now, before we move in the next point, till yesterday, what we learned is he had a good job in one of the offices which we studied yesterday, and in that office he was very happy. It was a patent office in Bern. बर्न नाम की जगह पर उसका पेटेंट ऑफिस था और वहां पर वो एक एम्प्लॉय के तौर पे काम करता है, गवर्नमेंट सर्विस है। और उसे बैठे बैठे ये जो काम था उसका, अलग अलग इन्वेंशंस को एसेस करना, उनकी अच्छे से छानवान करना, उनको पास करना, ये जो काम था, वॉट एवर वर्क ही वॉज डूइंग, actually this work was making him understand the different type of inventions, and therefore he is said to have jokingly called his desk drawer at the work as the Bureau of Theoretical Physics. इसलिए ऐसे माना जाता है कि whatever ideas he was developing, it was just like a bureau for him. It was an institute for him where he was learning all the beautiful type of the theoretical physics. Clear? And from now, point number 9, let us continue the lesson here. Now, listen it very carefully, all of you, and try to understand what are the important other factors which are very important in his life. What happened in his life and what are the U-turns which took place in his life also. Clear? Now, in the point number 9, one of the famous papers of 1905 was Einstein's special theory of relativity, according to which time and distance are not absolute. थोड़ा सा मैं पीछे जाकर आपको रिपीट कर रहा हूं। ये उस थ्योरी के अनुसार जो स्पेशल थियरी है, थियरी ऑफ रिलेटिविटी, 1905 के सभी न्यूज़पेपर्स में सब जगह पे एक ही खबर छपी हुई थी, दैट आइंस्टाइन हैज डिस्कवर्ड अ न्यू थियरी कॉल्ड एज अ थियरी ऑफ रिलेटिविटी। उस थियरी के अनुसार, कल भी मैंने समझाया था, वापस रिपीट करता हूँ, उस थियरी के अनुसार टाइम और डिस्टेंस ये दोनों कभी एब्सोल्यूट नहीं हो सकते, एक समान नहीं हो सकते हैं। उन्होंने उसका एक एग्जांपल दिया है, इंडीड, इन फैक्ट, इंडीड मींस इन फैक्ट, इन ट्रुथ। सच्चाई क्या है इसकी? टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स, जो दो परफेक्ट चलने वाले, एक्यूरेट टाइम बताने वाले जो क्लॉक्स हैं, अगर इनमें से किसी एक की घड़ी अगर ज्यादा टाइम, यानी कि एक का कांटा अगर जोर से घूम जाता है, अगर घूमता है तो की बात है, will not continue to show the same time if they come together again after a journey. ये क्लॉक्स एक जर्नी कंप्लीट करने के बाद, कोई भी जर्नी हो सकती है, कहां पर भी इन दो क्लॉक्स को एक समान टाइम से भेजा गया, और जर्नी कंप्लीट करने के बाद जब वो वापस दोनों एक जगह पर लौट के आएंगे, तो अगर उनमें से इफ वन ऑफ देम हैज बीन मूविंग वेरी फास्ट, गलती से उनमें से अगर थोड़ी भी रफ्तार एक की ज्यादा हुई, करेक्ट, तो उससे क्या पता चलता है? इफ वन ऑफ देम हैज बीन मूविंग वेरी फास्ट रिलेटिव टू द अदर, पहले के कंपैरिजन में दूसरा अगर एक स्लो चल रहा है और पहला फास्ट चल रहा है, घड़ी का आंकड़ा, उस वजह से क्या होता है? From this followed the world's most famous formula which describes the relationship between mass and energy. और इसी आधार पर वर्ल्ड का जो सबसे बेस्ट फॉर्मूला है वो सामने उभर के आया। कौन सा? दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द मास एंड एनर्जी के बीच का रिलेशन सामने आया ना। उसी फॉर्मूले को नीचे मेंशन किया गया है। व्हाट इज इट? E is equal to mc square. Now understand it. What is given in it? In this mathematical equation, ये जो मैथ्स का इक्वेशन है ना जो दिया है, is equal to mc square. E stands for energy, m stands for mass, and c stands for the speed of the light. लेकिन कितना? In a vacuum. वैक्यूम के अंदर, एक खुली जगह में, ओके, वैक्यूम के अंदर लाइट का जो स्पीड होगा अबाउट हाउ मच? 3 लाख किलोमीटर्स पर सेकंड दिया हुआ है, करेक्ट। तो ये फॉर्मूला बाहर जब निकल कर आया तो उसमें एक बात क्लियर हो गई कि इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप आपको मास और एनर्जी के बीच का फॉर्मूला बाहर निकल कर आता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसको एक बड़े मजेदार किस्से के साथ समझाया है, यू मे लव इट आल्सो। व्हेन यू सिट विथ अ नाइस गर्ल फॉर 2 आवर्स, ध्यान से समझना सब जन, अगर आप किसी अच्छे लड़की के साथ ओके 2 घंटे तक बैठते हो तो आपको पता है कैसा महसूस होता है?
इट सीम्स लाइक 2 मिनट्स, यार 2 ही मिनट तो बैठा आपके साथ, ऐसा लगेगा। व्हेन यू सिट ऑन अ हॉट स्टोव, लेकिन उसके बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट में उन्होंने दूसरा भयंकर एग्जाम्पल दिया है। लेकिन आपको मैं गर्मा गर्म तवे के ऊपर या स्टोव के ऊपर कितने मिनट, सिर्फ 2 मिनट भी बिठाता हूं ना, तो आपको पता है कैसा लगेगा? इट सीम्स लाइक 2 आवर्स, ऐसे लगा कि 2 घंटे तक आप सेक रहे थे, पूरी तरह से सब कुछ सेक गया आपका। और इसी डिफरेंस को देखो, क्या कहते हैं? दैट इज रिलेटिविटी। इसका संबंध होता है आपका मास, आपका बॉडी और उस टाइम को इंडिकेट करता है, और आपके अंदर की जो एनर्जी है उसमें पता चलती है कि आप कितना सहनशील हो। 2 घंटे बैठ सकता है कोई स्टोव के ऊपर? ट्राई मत करना। सिर्फ तवे पर रोटी भी सेकते सेकते अगर मम्मी का हाथ गलती से तवे को भी लग गया ना, तो एक अच्छा सा बड़ा सा फुंसा तैयार होता है। फुंसी नहीं बोलेंगे मैं उसका, तो उसको फुंसा बोल देता हूं मैं। सो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंस टू आवर हैंड्स, करेक्ट? तो जल जाता है वो। और उसका कॉन्ट्रास्ट में एग्जांपल है सादी भाषा में, आपको कभी कभी बहुत सारे घंटे मिनट्स के जैसे लगते हैं, और कभी कभी कुछ मिनट्स घंटों के जैसा लगता है। एग्री? दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दिस पर्टिकुलर आइडिया। एंड देयरफॉर ये जो फॉर्मूला है आपका इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर, आपको अगर नहीं पता है तो बता दूं मैं। इसी फॉर्मूले के आधार पर भविष्य में आइंस्टाइन ने कभी सोचा नहीं था कि कोई मेरे इस मैथ्स के फॉर्मूले का उपयोग किसी फिजिक्स में कर लेगा। मैथ्स का फॉर्मूला फिजिक्स में यूज करेगा, और फिजिक्स में किस चीज के लिए यूज करेगा? एटॉमिक बॉम्ब बनाने के लिए। जो एटॉमिक बॉम्ब बना था ना उस वक्त, तो इसी फॉर्मूले की वजह से बना था। यू कैन स्टडी इट ऑन द गूगल साइट ऑल्सो। गूगल की साइट पे से आप ये लर्न करके कंफर्म कर सकते हो कि एटॉमिक बॉम्ब बनाया बनाया जब गया था तो उसका मेन फॉर्मूला क्या था, व्हाट वाज द फॉर्मूला टू प्रिपेयर। ओके, तो आपको जवाब मिल जाएगा। यू विल कम टू नो एंड यू विल बी शॉक्ड कि मैथ्स का फॉर्मूला फिजिक्स में भी यूज हो सकता है। तो इसका कहने का मतलब, अगर कोई व्यक्ति जिज्ञासा रखता है, कुछ पाने की ख्वाहिश रखता है, तो वो किसी भी फॉर्मूले को, किसी भी आइडिया को, किसी एक छोटी सी मामूली सी चीज को दुनिया के सामने एक चुनौती बनाकर खड़े रख सकता है। जैसे कि मेरे दिमाग में देखो कैसे आता है, ये चाइना वाले इतने सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, है ना, इस वक्त घाटी में जो हमारे साथ हो रहा है। तो मेरा मन करता है कि, आपका मन पता है क्या कर रहा है इस वक्त? जाकर धार 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 करके गोलियां चला दो, उड़ा दो सबको। मेरा मन उल्टा बोलता है मुझे, एक बड़ा सा मैग्नेट का प्लेट ले लो और इन सब के ऊपर से घुमा दो, सबके सब चिपक कर निकल कर आ जाएंगे। उनके सब जो डिवाइसेस है हमारे पास उस मैग्नेट को चिपक कर आ जाएंगे, इनका उपयोग हम कर सकते हैं। अब मेरी सोच अलग है, आपकी सोच अलग है, ऐसे हजारों करोड़ों लोगों की अलग सोच है। एग्री? है ना? बहुत फर्क है ना दोनों की सोच में। तो एक सिंपल लॉजिक है, मैग्नेट को खरीदने में कितना कितना पैसा लगेगा? जितना एक टैंकर को, इतने बड़े राफेल को खरीदने में जितना पैसा लगेगा नहीं ना, उससे कई गुना बड़ा मैग्नेट आ जाएगा। सिर्फ उस मैग्नेट के उस बड़ी प्लेट को हल्के से ऊपर से घुमा दो, जितनी भी लोहे की चीजें सब चिपक कर आ जाएंगी। कंट्री में लेकर आ जाओ, सब काम में आ जाएंगे। सोचो, ऐसा कुछ नया सोचो। इस आइडिया को अगर हो सकता है तो अपने हिसाब से आपको लगेगा कि शेयर कर लेना चाहिए। सही में बहुत खतरनाक आइडिया है। मेरा नाम मत डालना, मैं सिर्फ एक इंस्पायरिंग सोर्स हूँ। मैं एक कुआं हूँ जिसमें से आइडियाज निकल कर आपके सामने रखी है, लेकिन उस आइडिया को, यस, जैसे मैं क्यों बोल रहा हूँ, इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर एक कुआं की तरह है। एक कुएं के अंदर उस एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बनाया हुआ फॉर्मूला, लेकिन इसको अलग तरीके से सोचना, इसके बारे में अलग तरीके से व्यू रखना, दुनिया के किसी माहिर व्यक्ति ने जब इसको समझा, तो उसने एटॉमिक बॉम्ब एक्सपांशन थ्योरी, वो मैथ्स के अंदर ये जो फॉर्मूला बनाया ना, ये इक्वेशन एक्सपांशन थ्योरी को इंडिकेट करता है। और एक्सपांशन थ्योरी का ही आइडिया फिजिक्स में लागू किया, जिसमें एटॉमिक बॉम्ब बनाने के बाद वो एक्सपांड होगा, ज्यादा फैलेगा, ज्यादा भयंकर उसका रूप धारण करेगा। ये फॉर्मूला बाहर निकल कर आया। क्या आपने ऐसा कभी सोचा था? नहीं। तो ये किसी बंदे के अंदर जो क्वालिटी होती है वही सोच सकता है। नाउ मूविंग इन द पॉइंट नंबर 10, क्लियर? लेट्स कंटिन्यू। व्हाइल आइंस्टाइन, थोड़ा सा बाहर निकाल के लाता हूं आपको, अभी एक नई दुनिया में लेकर जाता हूं। व्हाइल आइंस्टाइन वाज सॉल्विंग द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स, व्हेन आइंस्टाइन वाज स्टडीइंग एंड ट्राइंग टू सॉल्व वन ऑफ द मोस्ट टफ प्रॉब्लम, जो टफेस्ट प्रॉब्लम था उसके लाइफ में, फिजिक्स के अंदर उसे उलझन में डालने वाला एक फॉर्मूला था जो उसके अकेले से सॉल्व होने वाला नहीं था।
हिज प्राइवेट लाइफ वॉज अनरेवलिंग। उस वक्त उनकी अपनी खुद की जो जिंदगी है ना, वो कैसी हो रही थी? यस, स्टार्टिंग टू फेल। उनकी जिंदगी खुद फेल हो रही थी। उनकी जिंदगी में वो किसी चीज पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे। उनकी पर्सनल लाइफ में जो होने वाला है उस पर वो ध्यान नहीं दे पा रहे थे, और उस फिजिक्स के फॉर्मूले के बीच में वो उलझन में गिर गए। एल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलेवा। एल्बर्ट के अंदर मिलेवा के लिए एक जगह बन गई थी, और उनकी इच्छा थी कि मिलेवा के अंदर फिजिक्स का बहुत सारा कंटेंट है, बहुत सारा नॉलेज है उसके पास, और मेरा फिजिक्स और उसका फिजिक्स इज इक्वल टू एक नया फिजिक्स। सिंपल। तो ये उसकी इच्छा थी। मिलीवा दिखने में अच्छी थी इसके लिए नहीं, या मिलीवा के अंदर एस एक जो स्पेशल क्वालिटी थी, जो फिजिक्स का जो नॉलेज था, उसकी वजह से उनको बहुत एस लगाव था मिलीवा से। एंड देयरफॉर एल्बर्ट आइंस्टाइन हैड वांटेड टू मैरी मिलीवा राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज। कब करना चाहते थे वो शादी? जैसे ही उनका ग्रेजुएशन पूरा हो गया तो तुरंत वो चाहते थे कि मिलीवा के साथ उसकी एस उनकी शादी हो जाए। लेकिन गड़बड़ क्या हो गई? तो आपके मन में आया तो कर लेनी चाहिए थी ना सर, उसमें क्या है? लेकिन उस जमाने में गड़बड़ क्या थी? भेदभाव की दुनिया, जाति पाति की दुनिया, समाज, है ना? तो उस वक्त क्या हुआ? बट हिज मदर वॉज अगेंस्ट इट। लेकिन मदर को पहले से पता था कि अगर दो बुद्धिमान प्राणी एक जगह पर आ जाएंगे तो बहुत भयंकर समस्या हो सकती है। दो भयंकर नॉलेज वाले व्यक्ति एक साथ में टकराते तो पता है क्या होता है? एक तो दुनिया का नाश होगा या पूरा सत्यानाश हो जाएगा। तो उसी तरह से उनकी मदर को डाउट था दैट दीज टू गुड talented characters if come together they will fight with each other for their own ideas। वो कहेगी कि मेरी आइडिया तुमसे पावरफुल है, और ये कहेगा मेरी आइडिया तुमसे पावरफुल है। शी थॉट मेलिवा, मदर का सोचना क्या था? मदर को लगता था मेलिवा जो है who was 3 years older than her son। सबसे बड़ी बात क्या है पता है? मेलिवा एल्बर्ट आइंस्टाइन से 3 साल उम्र में बड़ी थी, लेकिन फिर भी आइंस्टाइन को अच्छी लगती थी। एंड हर मदर थिंक्स दैट शी वाज टू ओल्ड फॉर हिम। और ये ज्यादा बड़ी है, तुम्हारी उम्र से ज्यादा बड़ी है, इसलिए वो तुम्हें शोभा नहीं देगी। शी इज नॉट सुटेबल फॉर यू। शी वॉज ऑल्सो बॉदर्ड बाय मेलिवास इंटेलिजेंस। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात बताई गई यहाँ पर। मदर को भी थोड़ा सा यस एक शक था मन में, एक फिक्र थी कि मेलिवा की जो इंटेलिजेंस है, उसकी जो टैलेंट है, उसकी वजह से उनके बेटे पर बहुत बड़ी आपत्ति आ सकती है। लेकिन फिर भी क्या हुआ? शी इज अ बुक लाइक यू। वो भी तुम्हारी तरह एक बहुत बड़ी किताब है बेटा, इसलिए उसके साथ तुम्हारी शादी करना नामुमकिन है। हिज मदर सेड, ऐसा उसके मदर ने, एल्बर्ट आइंस्टाइन की मदर ने एक्सप्लेन तो किया, लेकिन एल्बर्ट तो एल्बर्ट थे। आइंस्टाइन पुट द वेडिंग ऑफ। फिलहाल तो उन्होंने शादी को यस शादी करने से ही मना कर दिया कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहता, जाने दो, बाद में देखता हूं। लेकिन बाद में क्या हुआ? द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903। ये दोनों वापस आ गए और दोनों एक साथ शादी करके 1903 में एक नया कपल बन गए। जनवरी 1903 में आखिर मेलिवा और एल्बर्ट आइंस्टाइन की शादी हो ही गई। ऐसा मान लो बेजबरी से, फोर्सफुली हो गई। उनके दो अच्छे प्यारे प्यारे बच्चे भी थे। कुछ साल के बाद वो बच्चे धीरे धीरे बड़े होते गए। बट अ फ्यू इयर्स लेटर, लेकिन कहा जाता है ना, जिसके नसीब में जो होता है वही होता है, जो लिखा है उतना ही मिलता है। और ऐसा ही जो मदर ने सोचा था कि इन दोनों का एकजुट होना भयंकर हो सकता है, और यही हुआ। लेकिन कुछ ही साल के बाद द मैरिज फैल्टर्ड। उनकी शादीशुदा जिंदगी कमजोर पड़ने लग गई। मेलिवा उसी दौरान जब ये उनके बीच में जमती नहीं थी, when they were not ready to accept each other, तो उस वक्त क्या गड़बड़ होगी मेलिवा की लाइफ में? meanwhile was losing her intellectual ambition। मेलिवा के जो एम्बिशंस थे, उसकी जो ख्वाहिश थी, जो उसको भी एक साइंटिस्ट बनने की जो इच्छा थी, या साइंटिस्ट के शायद वो एल्बर्ट आइंस्टाइन से कई गुना आगे चली जाती मेलिवा। ये भी बता दूं आपको मैं, अगर वो आइंस्टाइन की लाइफ में नहीं आती तो आइंस्टाइन से कई गुना बेहतर मेलिवा साबित हो सकती थी। मैं उस वक्त नहीं था, लेकिन मैं बता देता हूँ, उसके अंदर जो टैलेंट भरी हुई थी, उसका इंटेलेक्चुअल जो एम्बिशन था,
उसकी जो टैलेंट्स की वजह से उसका जो यस एम था शायद वो बहुत वीक होने लग गया, एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ, और वो घर में बैठे बैठे एक कभी ना खुश रहने वाली हाउसवाइफ बन के रह गई। आफ्टर इयर्स ऑफ कांस्टेंट फाइटिंग, बहुत साल तक इनके बीच में वाद विवाद चलता रहा दोनों के बीच में। ओके, द कपल फाइनली डिवोर्स्ड इन द ईयर 1919। 1919 में आपको बता दूं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का अंत हुआ था। ओके, 1919 इज द ईयर व्हेन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंडेड, और आखिर ये जो कपल है 1919 में अलग हो गए। आइंस्टाइन मैरिड हिज कजिन, फिर आइंस्टाइन की लाइफ में एक उनकी ही कजिन, कोई उनके फैमिली के कोई रिश्तेदार में कोई कजिन होगी उनकी, जिसका नाम एल्सा था। उसी साल एल्सा के साथ आइंस्टाइन की शादी हो गई। ओके, समाज पर डिपेंड करता है कि वहां पर कौन से पर्टिकुलर सोसाइटी के अंदर कौन से पर्टिकुलर फैमिली के मेंबर के साथ शादी की जा सकती है। जैसे कि कुछ समाज में ऐसे होता है मामा के लड़की के साथ शादी होती है, कुछ समाज में उसको बहन मानते हैं, तो डिपेंड्स ऑन द पर्टिकुलर टाइप ऑफ द सोसाइटी। क्लियर हुआ? एग्जाम्पल के साथ मैंने बता दिया क्लियर कि आइंस्टाइन के लाइफ में ये एल्सा का एंट्री करना एक नया मोड लेकर आया। आखिर उनकी शादी उनके ही किसी रिश्तेदार की लड़की के साथ यानी कि अपनी ही कजिन के साथ यस करा दी गई। फिर आगे क्या हुआ? 12th नंबर पॉइंट, आइंस्टाइन्स न्यू पर्सनल चैप्टर coincided with his rise to the world fame। आइंस्टाइन की लाइफ में एक नया चैप्टर उभर के आया, एक पर्सनल चैप्टर उनकी लाइफ में यस बाहर निकल कर आया। और ये जो चैप्टर था, ओके, दैट इज अ चैप्टर मींस हियर अ यूनिट, एक पर्टिकुलर टाइप का उनका लिखा हुआ कोई अध्याय होगा या कोई एक स्पेसिफिक टाइप की आइडियोलॉजी होगी। और ये जो उन्होंने को इंसिडेंस बोला गया यहाँ पर, एक को इंसिडेंस की तरह उनकी लाइफ में एक वर्ल्ड फेम बनने का उनको चांस मिला। वर्ल्ड में उनकी यस प्रशंसा बढ़ती गई। कौन से साल में हुआ ये? इन 1915 he had published his general theory of relativity। 1915 में उन्होंने अपनी एक नई जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, हमने ऊपर भी पढ़ा था कि 1905 में उनके बारे में पेपर में इस बहुत कुछ छाप दिया गया था उसी थ्योरी को लेकर। लेकिन इसको पब्लिश जब किया उन्होंने जनरल थ्योरी को, रिलेटिविटी को एक्सप्लेन करने के लिए, तो वो 1915 में उनका नाम दुनिया के कोने कोने तक पहुंच गया। which provided a new interpretation of gravity। और इस थ्योरी के अनुसार, इस जनरल थ्योरी के अनुसार एक नया इंटरप्रिटेशन, that is a new explanation। okay, interpretation means to explain something thoroughly। और किस चीज के बारे में प्रोवाइड कर रहा था वो इंटरप्रिटेशन? ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या होती है उस जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में उन्होंने समझाने की कोशिश की है ना। अब इसमें एक एग्जांपल दिया है, एन इक्लिप्स ऑफ द सन। जब सूरज का इक्लिप्स होता है, जो अभी हुआ था ना सूर्य ग्रहण, ध्यान देना, उसको बोलते हैं इक्लिप्स। एन इक्लिप्स ऑफ द सन इन 1919। 1919 में जब सूरज का यस इस तरह का ग्रहण हुआ था या इक्लिप्स हुआ था, ब्रॉड प्रूफ, उस इक्लिप्स से सबके सामने एक प्रूफ आया। कौन सा? दैट इट वाज एक्यूरेट। उस ग्रेविटी के फोर्स को साबित करने के लिए वो इक्लिप्स सफिशिएंट था। इक्लिप्स उस तरफ इक्लिप्स जब हो रहा था तो जो ग्रेविटी की जो आइडिया उन्होंने एक्सप्लेन की थी कि ग्रेविटी की वजह से ऐसा होता है, और ये उस इक्लिप्स से साबित हो गया। आइंस्टाइन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस। और ये सब चीज आज हमें पता चलता है ना एडवांस में कि अगला सूर्य ग्रहण कब होगा, इतने साल के बाद ये आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो ये जो कैलकुलेशन उस जमाने में उन्होंने किया था, इन एडवांस में करके रखा था। ओके, इन एडवांस द एक्सटेंट टू विच, और इसकी एक्सटेंट कितनी थी? अकॉर्डिंग टू दिस एक्सटेंट विच द लाइट फ्रॉम द फिक्स्ड स्टार्स, जो फिक्स स्टार्स है उनके ऊपर से जो लाइट या उनकी जो लाइट निकल कर आती है वुड बी डेफ्लेक्टेड। डेफ्लेक्टेड मतलब उनकी दिशा बदलती है, उनकी अचानक से इस किसी चीज पर, सादी भाषा में आईने का जो फोकस है, अगर मैं सामने उस आईने के फोकस के सामने दूसरा आईना रख दूं तो क्या हो जाएगा? उसका रिफ्लेक्शन किसी और की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा। दैट इज टू चेंज द डायरेक्शन बिकॉज इट हिट समथिंग। उसी तरह से सूरज और पृथ्वी के बीच में
सूरज और अर्थ के बीच में जब चांद आएगा तो चांद के ऊपर जब उसकी रोशनी गिरेगी तो क्या होगा, चांद के ऊपर गिरने वाली रोशनी किसी और दिशा में चमकेगी। ऑल ऑफ यू होप, आई होप दैट यू अंडरस्टैंड इट। ओके, तो ये जो लाइट है, द लाइट फ्रॉम फिक्स्ड स्टार्स वुड बी डिफ्लेक्टेड थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड। और वो किस वजह से होता है, सूरज के ग्रेविटेशनल के फील्ड की वजह से वो लाइट किसी और दिशा में चमकेगी। क्लियर? और इस वजह से जो ग्रेविटी का जो एक्सप्लेनेशन था उनका, ये सही साबित हुआ। द न्यूज़पेपर्स प्रोक्लेम्ड और ट्राई टू अप्रिशिएट हिज वर्क एज अ साइंटिफिक रेवोल्यूशन। और न्यूज़पेपर में उनके इस काम के लिए क्या किया गया, उनकी प्रशंसा की गई और इस पर्टिकुलर चीज को उन्होंने एक साइंटिफिक रेवोल्यूशन कहा है। आइंस्टाइन, नेक्स्ट पॉइंट इज, आइंस्टाइन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन द ईयर 1921। 1921 में उनको यस नोबेल प्राइज भी दिया गया फिजिक्स में। He was showered with honors and invitations from all over the world। और दुनिया भर के लोगों से उनको ऑनर्स मिली, इनविटेशंस दिए गए कि आप हमारे कंट्री में आइए, आपका स्वागत होगा। एंड was lauded by the press। lauded means full of the press reports। न्यूज़पेपर में उनकी पूरी तरह से डिटेल्स छाप दी गई है। एंड नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ द लेसन, that is a point number 14। when the Nazis came to power in Germany in the year 1933। जब नाजीज सत्ता बनाकर जर्मनी में अपनी, उन्होंने नाजीज जो है कम्युनिटी है, जो एडोल्फ हिटलर की यस समाज के लोग जो थे, जो अन्याय कर रहे थे किस पर, ज्यूज पर, ज्यूज की हत्या कर रहे थे। ज्यूज एक पर्टिकुलर कम्युनिटी थी, समाज होता है। तो नाजीज जब पावर में आए जर्मनी में 1933 में, तो एक डर था आइंस्टाइन को। आइंस्टाइन उस वक्त कहां पर चले गए थे, जर्मनी से आइंस्टाइन एमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वो अमेरिका में अपनी अगली स्टडी के लिए चले गए थे या अगले इन्वेंशंस के लिए गए थे। 5 years लेटर, 5 साल के बाद, द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिशन इन बर्लिन। और उनको पता चला कि अचानक से न्यूक्लियर के धमाके की, जो फिशन की डिस्कवरी हुई है, कहां पर, जर्मनी के अंदर बर्लिन में किसी ने मेरे फॉर्मूले के ऊपर न्यूक्लियर के बॉम्ब बनाने की तरकीब ढूंढ ली है। हैड अमेरिकन फिजिसिस्ट इन एन अप्रोर। और इसकी वजह से अमेरिका का जो ये जो फिजिसिस्ट था, अमेरिका के अंदर ये जो फिजिसिस्ट था, उनके नाम से पूरी दुनिया में गूंज उठना शुरू हो गई। वेरी अपसेट। लेकिन किस बात की गूंज उठी, वो आइंस्टाइन इस बात को लेकर बहुत अपसेट हो गए। उन्हें बहुत टेंशन आने लग गई कि मेरे इस फॉर्मूला के ऊपर किसी ने स्टडी करके क्या किया, किसी ने न्यूक्लियर फिशन का फॉर्मूला ढूंढ लिया, न्यूक्लियर का धमाका करने का फॉर्मूला ढूंढ लिया। और इसके लिए वो बहुत परेशान थे। ओके, मेनी ऑफ देम हैड फ्लेड फ्रॉम फैसिज्म। और उस वक्त बहुत सारे जन फैसिज्म की आइडिया को यस जो चला रहे थे, उसकी वजह से डर के मारे बहुत सारे लोग जर्मनी से भाग गए थे। जस्ट एज आइंस्टाइन हैड, बिल्कुल उस तरह से जैसे आइंस्टाइन भी यस भाग गए थे, जिस तरह से आइंस्टाइन भी भाग गए थे। कहां से, जर्मनी से। एंड नाउ दे वर अफ्रेड द नाजीज कुड बिल्ड एंड यूज एन एटॉमिक बॉम्ब। अब उन सबको एक ही बात का डर सता रहा था। किस बात का, कि नाजीज इसी न्यूक्लियर फिशन के आधार पर जल्द से जल्द क्या करेंगे, यस भविष्य में एक बहुत बड़ा बॉम्ब बनाएंगे न्यूक्लियर फिशन की वजह से। और उस बॉम्ब का उपयोग वो यस किसी भी चीज को धमाका करने के लिए यूज करेंगे। और वो धमाका किस चीज का होगा, एटॉमिक बॉम्ब का। और ये सबसे पहले एटॉमिक बॉम्ब का यस यूज, यानी कि सॉरी इन्वेंशन, नाजीज के जमाने में वहां के बर्लिन के अंदर यस किया गया था। लेकिन इसको फोड़ा सबसे पहली बार अमेरिकन्स ने ही था, जब उन्होंने हिरोशिमा और नागासाकी जैसे दो ब्यूटीफुल शहरों को उड़ा दिया था। क्लियर? ना we will continue and try to end the lesson here only. Now point number 15, let us go a little bit faster. At the urging of a colleague, okay, I'll take a gap for a minute. Clear? मैं थोड़ी देर के लिए रुक जाता हूँ and then we'll continue in the next session. Just join after some time, all of you, just for a minute.
तुरंत ज्वाइंट हो जाना सब जन।